अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम एमडीकेट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी को अकॉर्डिंग टू द एमडीकेट सिलेबस इसका वन शूट करने जा रहे हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाते हैं। देखें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस इन मोशन की स्टडी करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। कीप इन योर माइंड के मोशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मोशन होता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक हमारे पास मोशन होता है जिसे हम कहते हैं मोशन विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस वक्त करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम चार्जेस इन मोशन की बात तो करेंगे, लेकिन मोशन कौन सा होगा? वो मोशन हमारे पास होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ था? चार्जेस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पर हम करेंगे चार्जेस इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब देखें हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो करती हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखें यहाँ पर कि मेटालिक कंडक्टर हमने लिया। आप देखेंगे मेटालिक कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होते हैं, मोशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम मेटालिक कंडक्टर को उठाते हैं तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, आई मीन करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एज लाइक अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सोर्स रख लेता हूँ जिससे मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो नेट फ्लो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेट फ्लो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और हमें करंट चाहिए, तो इट मस्ट क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वन डायरेक्शन मूव करें, यानी कि लीनियरली मोशन करें, एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करें। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? इसके लिए जब हम मेटालिक कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव ये टर्मिनल आ गए बैटरी के, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव में से निकलती हैं और नेगेटिव में इन होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वी नो डेट कि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अगर देखें कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इससे हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। ठीक हो गई बात? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव, आप सपोज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो जब करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड्स भी आ जाएंगे, जिससे हम फिर अपने नेक्स्ट यूनिट के अंदर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब हम बैटरी को किसी मेटालिक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है? वो डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब चार्जेस इन मोशन होते हैं, either इट्स यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड। ये हमसे पूछा भी जाता है और एमसीक्यूज भी आते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में करंट हमारे पास एक टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम अपने फर्स्ट ईयर एंड इंटरमीडिएट के अंदर स्केलर एंड वेक्टर्स तक की ही बात करते हैं। तो हम करंट को कंसीडर करते हैं एज एन स्केलर क्वांटिटी। और मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या है कि आई इज इक्वल टू, आप देखें ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम क्यू अपॉन टी भी कर सकते हैं, यानी कि चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब क्यू जो है वो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो क्यू बराबर होता है एन ई के, तो हमने यहाँ पर एन ई अपॉन टी, इस तरीके से हम करंट की रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एमसीक्यूज करेंगे तो हम इन फार्मूलाज का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसआई और बेस यूनिट ऑफ करंट। अब एसआई या बेस यूनिट जो करंट का है वो हमारे पास है एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर कैसे आया, आप देखेंगे चार्ज का जो यूनिट है वो हमारे पास है कूलम, और टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास है सेकंड। तो जब एक कूलम चार्ज किसी मेटेलिक कंडक्टर में से पास हो 1 सेकंड के अंदर, उसके इस फ्लो की वजह से जो करंट उस मेटेलिक कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि एक कूलम चार्ज किसी मेटेलिक कंडक्टर में से पास हो 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट वहां पर प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम हमारे पास जो करंट का यूनिट है वो है बायोट या एब एम्पियर। ठीक, अब जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1/10 बायोट के। तो 1 बायोट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 बायोट हमारे पास 10 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब एक कूलम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक कूलम चार्ज में मौजूद होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 6.25 × 10⁻18 ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट। अब देखेंगे ये एक सिंपल सी कहानी है, वो ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले, या यूँ कह लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले, ये माना जाता था कि जो करंट है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन फिर मज़े की बात यहाँ पर ये थी कि जो मैग्नीट्यूड था, अगर हम करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकर जा रहे हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर जा रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है उस करंट का वो हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो इस वजह से फिर हमने, क्योंकि साइंस के भी कुछ अभाव अजदाद हैं, तो उनको एक दिलासा देने के लिए फिर हमने ये रख लिया कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है उसे हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया, और जो नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि एक्चुअल में होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले क्या माना जाता था, ये ब्लू लाइन आपको शो कर रही है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने मूव किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, उसके बाद हमें पता चला कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो अब हमने कन्वेंशनल करंट के लिए क्या रखना है कि जब हम करंट को लेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो कि हम अपने डायग्राम्स वगैरह में लेते हैं, तो वो करंट हमारे पास क्या होता है, वो करंट हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है।
लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि करंट लो टू हायर पोटेंशियल ट्रैवल करता है या फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट जो आएगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। मज़े की बात अगेन मैं कह रहा हूँ, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं कि अगर करंट पर यूनिट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किसे कहते हैं, ये वाले जो हिस्से होते हैं, आई मीन के जो हमारे पास एक तो एरिया ये पूरा आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा एक एरिया आ रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है, इसका फेस वाला जो हिस्सा है, उससे हम कहते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हम करंट की बात करें कहीं भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि I इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल की बात करें, देखें ना, करंट पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू एन क्यू ए, ठीक। ये याद रखना है आपने। उसके बाद फिर हमने करंट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। ये एक्सप्रेशन है जिन्हें हम इन डिटेल हम इनकी डेरिवेशंस भी करते हैं और इनको डिस्कस भी करते हैं, लेकिन वो हमारे पास फिर एफएससी के लेक्चर्स हो जाते हैं। आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं कि जब हमारे पास करंट पर यूनिट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और फिर जब करंट पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो ये वाला, एंड देन फिर करंट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें दे रहा है तो फिर हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे जो भी हमें एमसीक्यू गिवन होगा। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है करंट इन रोटेटरी मोशन। देखें करंट की एक्सप्रेशन क्या है, क्यू अपॉन टी। अब 1/t हमारे पास किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो आप देखेंगे 1/t की जगह पर मैंने फ्रीक्वेंसी रख दिया, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू एफ। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन टी को क्यू मल्टीप्लाई बाय एफ करके भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1/t हमारे पास बराबर है फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, अब देखें कि अगर ये एक्सप्रेशन में पूरा ले लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1/t, और अब टी टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई ओमेगा के बराबर होता है। तो ये ओमेगा ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड इट बिकम्स ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ये ओमेगा अपॉन 2 पाई मैं एफ की जगह पर रख सकता हूँ, तो मेरे पास क्यू आई की जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगी, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। जैसे हमारे पास रोटेटरी मोशन में जो करंट इन रोटेशनरी मोशन का एग्जांपल हम फैन भी ले सकते हैं, ऐसे बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि करंट इन रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होगा या कुछ इस तरीके का एमसीक्यूज आ जाता है, तो याद रखिएगा कि करंट का फार्मूला हमारे पास होगा I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास करंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम फेजर्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट जिसे हम स्केलर्स भी कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव साइमल्टेनियसली फ्लो कर रहा होता है, और इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होती, या यूँ कह लेंगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि ऐसी करंट जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव साइमल्टेनियसली फ्लो कर रहा होता है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्ट करंट हमारे पास या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इस तरीके से फ्लो करता रहता है। और फिर डायरेक्ट करंट में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है प्योर डीसी और दूसरा होता है हमारे पास पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद फिर हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं। अब चार्ज कैरियर्स क्या है कि करंट जो फ्लो कर रहा होता है, चार्जेस जो फ्लो कर रही होती हैं, उनमें क्या कंडक्टर्स अगर हम लें तो करंट कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहे होते हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये यहाँ पर
हमने लिखा कि मेटल्स अगर होते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होते हैं तो उनमें आयंस होते हैं, गैसेस अगर हमारे पास होती हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस होते हैं, और अगर सेमीकंडक्टर्स हैं तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये चार्ज कैरियर से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, आपने आसानी से यहाँ पर समझ लेना है कि द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटीरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी अटेंड की जाती है किसी भी चार्ज पार्टिकल्स की इन अ मटीरियल, तो वो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपने पहले अगर मेटेलिक कंडक्टर ही ले रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा, आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आई मीन के मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यहीं पर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे हैं जो कि इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, तो नेट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेट फ्लो जीरो आ रहा है, करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वहाँ पर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मटेरियल के अंदर वो क्या करेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी को अटेन करेंगे। उस एवरेज वेलोसिटी का जो नाम है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड्स भी हम इसे लिख सकते हैं। अब जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या है कि वी सुफिक्स डी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो E इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि जब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो के बराबर आएगी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल होती है लेकिन करंट जो है वो लार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक हो गई बात। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप समझेंगे, आप मेजॉरिटी में अराउंड कोई 30 करोड़ के अराउंड आप सब लोग हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, और सब अपनी अपनी तरफ से 1 रुपये डोनेट कर रहे हैं। तो जब हम 30 करोड़ स्टूडेंट से डोनेशन ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 30 करोड़ रुपीस मौजूद होंगे। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर हम ये लिख रहे हैं कि आपकी डोनेशन क्या है एज कंपेयर टू डेट पर्टिकुलर अमाउंट जो भी बन रहा है हमारे पास, तो आपकी डोनेशन कम है लेकिन जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आप यूँ समझ लीजिएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो तो स्मॉल होती है लेकिन जो करंट होता है वो लार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू करंट फ्लो, एन जो यहाँ पर ये जो एन आ रहा है अपॉन में ये है करंट डेंसिटी। ठीक हो गई। और फिर हमारे पास है ई, जिसे हम कहते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो एन है फ्री करंट डेंसिटी होती है हमारे पास। अब देखें वी डी को आपने देखा ना यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। अब ये यूनिट कैसे आया, देखें वी डी हमारे पास किसके बराबर है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए। हम यहाँ पर एक लॉ डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास होता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अंदर क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये एक्सप्रेशन आती है। तो अगर मैं I की वैल्यू लेना चाहूँ तो इट बिकम्स V अपॉन आर। ठीक है ना, तो I की जगह पर मैं V अपॉन आर करके लिख सकता हूँ, तो इट बिकम्स V डिवाइडेड बाय एन ई ए आर। ठीक हो गई बात। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन के साथ भी लिख सकते हैं। अब ये जो करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। अब ये जो करंट अपॉन एरिया होता है ये बराबर होता है हमारे पास करंट डेंसिटी के, और हम इसे कंडक्टेंस भी कहते हैं, जो कि जे या के साथ हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब देखेंगे जो ड्रिफ्ट एवरेज स्पीड होती है
वो यूनिफॉर्म होती है और कितनी है हमारे पास 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। और जो तो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो जो वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी की वजह से वो उनको ऑर्डर क्या होगा, वो होगा 10⁻5 से लेकर 10⁻6 मीटर पर सेकेंड तक का होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि आप देखें कि NEA को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ या NEAR को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट रिलेट कर रही है करंट एंड वोल्टेजेस के साथ। ठीक हो गई बात। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, इसमें से भी काफ़ी मरतबा MCQs आते हैं। अब जो आगे है वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, लेंथ एंड टेम्परेचर। डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ रख रही है, I और V के साथ। इनवर्स रिलेशन किसके साथ रख रही है, रेजिस्टेंस, लेंथ एंड टेम्परेचर के साथ। अब अगर हमारे पास करंट कांस्टेंट है देन क्या होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया एंड रेडियस ऑफ द स्क्वायर के। जब हमारे पास, याद रखिएगा ये बात, कि जब हमारे पास करंट कांस्टेंट होगा तब क्या होगा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्स रिलेशन रखेगी एरिया और रेडियस के साथ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ। अब अगर हम मान लें कि करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर हम मान लेते हैं कि करंट कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी बाय एरिया एंड रेडियस ऑफ द स्क्वायर के। जब करंट कांस्टेंट तब ये इनवर्स रिलेशन रखेगा एरिया एंड रेडियस ऑफ द स्क्वायर के साथ, लेकिन जब करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इन दोनों क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होंगे, आज़ाद होंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट। अब सोर्सेज ऑफ करंट में हमारे पास देखें कि सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, सोर्स विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या कन्वर्ट हो एंड पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट रहे, तो ऐसी सोर्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है। एज लाइक सेल है, सेल में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, गलत। सेल में हमारे पास क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जनरेटर में हमारे पास क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद फिर हमारे पास सोलर सेल है, इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और थर्मोकपल में हमारे पास क्या होता है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि ये हमारे पास वो सोर्सेज हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गई बात। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके अलावा भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप यहाँ तक मेरी वीडियो में, मेरे लेक्चर में पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि ये लेक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और आपको मालूम है कि आपकी अप्रिसिएशंस हमें बूस्ट करती है और हम जल्दी जल्दी आपके लिए फिर वीडियोस अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है अफेक्ट ऑफ करंट। अब देखेंगे अफेक्ट ऑफ करंट क्या है। देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है केमिकल इफेक्ट, फिर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट। इसको मैं एलाबोरेट करना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने यहीं तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि फिर हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए अगर हम देखेंगे केमिकल इफेक्ट हमारे पास है तो वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है, और मैग्नेटिक अगर हम इफेक्ट लें तो वो हमें एम्पियर्स लॉ के थ्रू पता चलता है। हीटिंग इफेक्ट हमारे पास लॉज हैं उनके थ्रू हमें मालूम पड़ रहा होता है। तो आप जस्ट ये याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास 3 टाइप्स के हैं या 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ओहम्स लॉ के ऊपर कि ओहम्स लॉ क्या है। देखेंगे इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये सबसे पहले आपने याद रखना है। जैसे एज लाइक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है ना, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। और ओहम्स लॉ को प्रपोज किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने।
ओम्स लॉ को किसने प्रपोज किया? जॉर्ज सिमन ओहम ने जो है वो इसे प्रपोज किया। ओहम्स लॉ इज valid only when all the physical quantities like resistor, temperature is equal to constant। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी, तब ही अगर ओहम्स लॉ हमारे पास वैलिड है, अदरवाइज फिर यहाँ पर वायलेशंस हो जाएंगी और ये ओहम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। इसके एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि ओहम्स लॉ को वायलेट करता है, या वायलेशन ही ओहम्स लॉ की है। खैर, अब देखें कि हमारे पास टू टाइप्स की एक्सप्रेशंस हैं। एक तो ये है कि करंट डायरेक्ट रिलेशन रखता है वोल्टेज के साथ, और दूसरा ये है कि वोल्टेज डायरेक्ट रिलेशन रखता है आई के साथ। दोनों के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन अक्सर औकात जब हम प्रैक्टिकली ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं तो हम ये वाला लॉ जो है वो ये वाली कंडीशन ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है वोल्टेजेस के साथ, जबकि हमारे बुक के अंदर ये मौजूद है। हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप देखेंगे आई इज इक्वल टू, अगर हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू, और हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो मैं कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ वो कांस्टेंट है मेरे पास 1/r। तो आई इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय वी। क्लियर? अब v हमारे पास देखें r यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो v इज इक्वल टू आर आई या v इज इक्वल टू आई आर करके भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास ओम्स लॉ है। अब देखेंगे जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, तो जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम जे या के के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कंडक्टेंस है। ओहम्स लॉ एनालॉगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओहम्स लॉ जो है वो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एनालॉगी भी कह सकते हैं आप इसे। अब अहमिक डिवाइसेस आ जाते हैं। अहमिक डिवाइसेस क्या हैं? अहमिक डिवाइसेस आर दोज दैट ओबेज ओहम्स लॉ। अहमिक डिवाइसेस हम उन्हें कहते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब देखेंगे रेजिस्टेंस एंड वायर्स आर द टू एग्जांपल्स। रेजिस्टेंस और वायर्स जो है, रेजिस्टर्स एंड वायर्स जो है वो दो एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे इनके ग्राफ अगर हम बात करें तो ग्राफ में आप देखें कि हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आई और वी के बीच का आएगा। तो जैसे जैसे हम आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वी भी बढ़ेगा, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि ये शो कर रहा है कि आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे हम इसका स्लोप लेना चाहें तो स्लोप के लिए हमारे पास क्या होता है? y/x। ठीक है ना? अब y पर देखें क्या है? i, x पर देखें क्या है? v। ठीक है, तो हमारे पास आप देखें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना? v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर r का यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लें तो वो क्या हो जाएगा? v/i। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास आ रहा है i/v। तो अगर मैं इनको इन्वर्स कर दूँ, यानी कि 1/r ले आऊँ, तो 1/r किसके बराबर आ जाएगा? 1/r हमारे पास बराबर हो जाएगा i/v के। तो जो स्लोप ऑफ आई भी होगा वो हमें क्या देगा? 1/r देगा। ठीक है, और 1/r हमने क्या पढ़ा कि 1/r हमारे पास बराबर होता है कंडक्टेंस के, जिसे हम g के साथ लिखते हैं और कांस्टेंट रहता है। यानी कि ओम लॉ जो है वो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है? वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कंडक्टेंस। फिर इसी तरीके से नॉन अहमिक डिवाइसेस हैं। अब नॉन अहमिक डिवाइसेस में क्या होता है कि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे थर्मिस्टर्स आर एग्जांपल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे स्लोप हमारे पास क्या है? i/v इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू g, यानी कि कंडक्टेंस। आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं है,
ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि भाई जो आर है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर आर कांस्टेंट नहीं है तो कंडक्टेंस भी क्या है, कंडक्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास किसकी दे रहा है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कंडक्टेंस की ही दे रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ है नॉन ओमिक डिवाइसेस का, वो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, एज लाइक जैसे ओमिक डिवाइसेस के अंदर थी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखें कि ये मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा भी और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जो कि मेजर करता है उसके अपोजिशन को, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अगेंस्ट होता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट मेजर्स इट्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये हमें बताएगा कि भाई जो अपोजिशन हो रही है ना फ्लो ऑफ करंट की, वो इतने अमाउंट तक हो रही है, ये इसकी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है। अब उस डिवाइस को हम कहते हैं रेजिस्टर, और रेजिस्टेंस ये है कि वो मेजर करके बताती है कि भाई अगर आपने इस टाइप का रेजिस्टर यूज़ किया तो ये इतने अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। जरूरी है मेरी बात। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि रेजिस्टर की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजर्स है वो क्या होगा। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, यूनिट जो रेजिस्टेंस का है ये हमारे पास है ओहम। इससे हम ये जो सैम्बल मैंने यहाँ पर यूज़ की है इसे हम ओमेगा भी पढ़ते हैं और मोह भी पढ़ते हैं, MHO मोह भी पढ़ते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द कॉलिजन ऑफ चार्ज कैरियर्स विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द करंट इज पासिंग। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं, वो ये है कि मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टर्स के अंदर एटम्स होते हैं। अब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टर्स में से पास करते हैं तो उनकी कॉलिजन्स होती हैं एटम्स के साथ, और जब एटम्स के साथ कॉलिजन्स होती हैं तो काफ़ी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जितने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम होता रहेगा उतना जो है वो हम कहेंगे कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, एज लाइक अगर आप देखें, मान लें कि आपके पास आप 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक लाइन में जान है। ठीक है, और अब ये हो रहा है कि वहाँ पर मौजूद कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं जो कि 4, 5, 6 स्टूडेंट्स को रोक लेते हैं। अब आप बताएं कि आप जो दूसरे एंड पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर अगर 6 स्टूडेंट्स को रोका गया तो आप 14 वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आपका जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो अफेक्ट आपका कम हो जाएगा। और वो अफेक्ट क्यों कम हुआ, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स जा रहे थे उनका कोलिजन हो गया आपके टीचर्स के साथ। ठीक है, और टीचर्स ने रोक लिया। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है एटम्स के साथ, और फिर एटम्स के साथ कोलिजन होने के साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और फिर जो करंट पास हो रहा होता है वो हमारे पास आ जाता है। देखें, इट इज़ कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज कैरियर्स विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द करंट इज पासिंग। ठीक है ना, यानी कि जहाँ से करंट पास हो रहा है, रेजिस्टर में से पास हुआ, रेजिस्टर में क्या है, एटम्स हैं, और पास इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा एटम्स के साथ। जब इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा एटम के साथ
तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, तो इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है गई, तो ये आपने याद रखना है। रेजिस्टर्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स specifically designed to provide a non-resistance value and are used to control current and voltages in a circuits। ठीक है, अब रेजिस्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? रेजिस्टर्स हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम करंट एंड वोल्टेज जो सर्किट में होता है उसे हम कंट्रोल कर सकें। एज लाइक अगर मुझे 10 एम्पियर करंट चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा करंट आ जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो मेरा सर्किट है वो सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेंगे मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लें, वो 15 एम्पियर का हो जाए, मुझे रिक्वायर कितने हैं 10, जहाँ कितने रहे 15, तो इससे मेरे सर्किट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर रेजिस्टर्स का यूज़ करूँगा। अब वो रेजिस्टर क्या कर देंगे कि उस 15 एम्पियर के करंट को अपोज करते करते 10 एम्पियर पर ले आएंगे। और रेजिस्टर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़, आई मीन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के भी होते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को समझें, फिर हम इन दोनों को देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। देखेंगे रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ मच अ मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टिविटी हमारे पास मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिफाई करती है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अगर आप लोगों में से किसी का इत्तेफाक हुआ है वायर लेने जाने का, तो आपको देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के हमें वायर्स दिख रहे होते हैं, हमें वायर्स दिए जाते हैं कि भाई ये इतने मीटर का, ये इतने मीटर का, ये इतने मीटर का। वाई? बिकॉज के उनके अंदर, वायर के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ हुआ होता है उस मटेरियल के बेसिस पर भी रेट्स होते हैं। इसीलिए जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टर क्या है कि वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। रेजिस्टिविटी क्या है कि ये मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गई बात, जो कि ये क्वांटिफाई करेगा कि मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इट इज मेजर्ड इन ओहम मीटर या मोहोमीटर, ठीक है, या ओमेगा मीटर। ओहम मीटर हम कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होती है शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल के। ना इसको साइज से कुछ लेना देना है, ना शेप से कुछ लेना देना। मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल विथ हाई रेजिस्टिविटी सच एज इंसुलेटर्स ऑफर्स मोर अपोजिशन टू करंट फ्लो, while materials which low resistivity like metals are the good conductors। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास जो फ्लो होगा करंट का वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़्यादा लूज कर देगा, तो इससे फिर हमारे पास करंट फ्लो जो है वो कम होगा। इसी तरीके से फिर जब मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एटम्स कम है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमें करंट ज़्यादा मिलेगा और उससे हम गुड कंडक्टर लेते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो हाई रेजिस्टिविटी जिनकी होगी उनमें से करंट कम फ्लो करेगा, और जिनकी लो रेजिस्टिविटी होगी उनमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। लो रेजिस्टिविटी जिनकी होगी उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहेंगे, और हाई रेजिस्टिविटी जिनकी होगी उन्हें हम बैड कंडक्टर्स यानी कि इंसुलेटर्स वगैरह कहेंगे। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड्स किस पर करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स। फॉर मोस्ट मटेरियल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। कीप इन योर माइंड के हमारे पास मटेरियल्स
का चेंज होने से टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि देखें ना यहाँ पर फॉर मोस्ट मटीरियल्स, यानी कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स की। तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। रेजिस्टेंस, अब ये तो थी रेजिस्टिविटी की बात, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डायरेक्टली रिलेट करते हैं, यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होंगे, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये दो रिलेशन है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इसे अगर मैं लिखूं और इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज़ करो, तो यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये जो रो है ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? एज लाइक अगर रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टेंस एक एक्सट्रेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गई बात? अब आपको होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। क्लियर? और इसी के साथ साथ जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर होता है कंडक्टेंस के, जबकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी वो हमारे पास बराबर होता है कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो ये आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी, अच्छा मैं अगर इसको कंसाइज करूँ तो रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि अपोज करता है, मेजर करके देता है कि जो रेजिस्टर है वो कितना अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। जबकि रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, क्या ये एक मटीरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि ये क्वांटिफाई करता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है। क्लियर? और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओहम, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो है हमारे पास ओहम मीटर। रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जबकि रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पर, ठीक है, जबकि रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इससे साइज एंड शेप से इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है वो है कंडक्टेंस, और जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास है कंडक्टिविटी। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आ जाते हैं हम अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब देखेंगे क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा एज द टेम्परेचर राइजेस द मेटल एटम्स एंड लैटिस वाइब्रेट मोर विगोरसली क्रिएटिंग मोर कोलिजन विद द चार्ज कैरियर्स। अब जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो एटम्स क्या करेंगे कि वो एटम्स भी वाइब्रेट करना शुरू होंगे। अब जब एटम्स वाइब्रेट करना शुरू होंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उससे कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, और जब मोर कोलिजन होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि करंट का जो फ्लो है वो और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे पास करंट जो है वो कम फ्लो, चार्जेस जो है वो कम फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पर देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज। आप देखें पहले हमारे पास है 0 सेंटीग्रेड मान लेते हैं हम, यहाँ पर जो एटम है वो इस तरीके से, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये इसकी जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इसका कोलिजन भी बढ़ेगा, और जब कोलिजन बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, चार्जेस फ्लो करना कम हो जाएंगी।
अब जब चार्जेस का फ्लो कम होगा तो करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होना भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद द राइज इन टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स increases, hence the collision between free electrons and vibrating atoms also increases, which means what के resistance is directly proportional to what, resistance is directly proportional to temperature। इसके साथ साथ फिर हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करना, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि जब भी कोई क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए तो फिर हम उसके लिए कांस्टेंट यूज़ नहीं करते, तब फिर हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट्स का। अगर कोफिशिएंट्स की बात करें तो वो मटेरियल के चेंज होने के साथ साथ वैल्यूज़ में भी चेंज आ जाता है। एज लाइक आपको याद हो, हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों पढ़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे हैंड्स के बीच में प्रोड्यूस होने वाली फ्रिक्शन अलग वैल्यूज़ की होंगी। हैंड और अगर आपके सामने कोई जर्नल पड़ा हुआ है या रजिस्टर पड़ा हुआ है या व्हाटएवर जो भी है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उनके साथ अपने हैंड को रब करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की फ्रिक्शंस फील होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज के हमारे पास जो फ्रिक्शन की प्रोड्यूस होने की जो वैल्यूज़ हैं वो मटेरियल के साथ चेंज होती रहती हैं। तो हम उसके लिए कांस्टेंट का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम उसके साथ कोफिशिएंट का यूज़ करें। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से फिर हमारे पास टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं विद रिलेटेड टू टेम्परेचर और सॉरी रेजिस्टर। तो देखेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दो रिलेशन आए। एक तो ये है कि जिस टाइप का हमारे पास रेजिस्टर है, जो ओरिजिनल रेजिस्टर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, उससे डायरेक्ट रिलेट करेगा जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। सिमिलर वे में फिर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ और प्रोपोर्शनलिटी को अगर इज इक्वल टू का यूज़ करता हूँ तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक हो गई। अब ये एक्सप्रेशन आपने अपने एफएससी में पढ़ा है जब हम बात कर रहे होते हैं लीनियर एक्सपेंशंस की या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। मोस्टली हम यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन की बात करें। अब क्या होगा कि देखें आर नॉट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, या हम यूँ कह लेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी, और आर टी हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एट टी सेंटीग्रेड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर का आर नॉट जो है यानी कि 0 सेंटीग्रेड पर वो है 5 ओम का। ठीक है। अब अगर आर टी कोई भी एक टेम्परेचर में ले लेता हूँ, 5 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड, 20, 25, उस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे आर टी। अब डेल्टा आर हमारे पास क्या है, ग्रेटर में से लेज़र को माइनस करेंगे, हम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट के बराबर आ जाएगा। अब ये जो अल्फा है इसे हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो समझ में आए आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास ये जो अल्फा की वैल्यू आएगी यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी, आप देखें कि आर नॉट डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू किस तरह जाकर डिवाइड करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब ये जो आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट है, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है कि जो चेंज इन आर आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू आर एट 0 सेंटीग्रेड के बराबर आएगा। यानी कि जिस तरह की वैल्यू
हमारे पास आर नॉट की होगी वैसा ही चेंज हमारे पास डेल्टा आर का आएगा। ठीक हो गई बात। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास आर नॉट, जैसे मैंने 5 ओहम ले लिया, ठीक है, तो अब जो आर टी पर आएगा यानी कि जो चेंज आएगा वो इसी 5 ओहम के रिस्पेक्ट से आएगा। क्लियर। और इसी के और ऐसे चेंज को हम कहते हैं फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट। और ये हम पढ़कर भी आए लीनियर एक्सपेंशन के अंदर, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट के। खैर फिर आ जाते हैं हम ऐसा यूनिट जो कि हमारे पास क्या है 1 अपॉन के या केल्विन इनवर्स। अब अगर मैं आर टी को मालूम करना चाहूँ, देखिए ना यहाँ पर डेल्टा आर था, डेल्टा आर की जगह पर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ कि आर टी माइनस आर नोट। यहाँ पर आर टी माइनस आर नोट आ जाएगा, आर नोट यहाँ पर माइनस का इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर नोट में कॉमन ले लूँगा तो आर नोट कॉमन आ जाएगा, फिर आर नोट की जगह पर बचेगा 1, फिर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक हो गई बात। और इसी तरीके से फिर अगर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी में लिखना चाहूँ तो चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा, यानी कि चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर यहाँ पर रेजिस्टिविटी नॉट आ जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। फिर चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी माइनस चेंज इन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी एट 0 सेंटीग्रेड। चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके बराबर, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी माइनस रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस या 0 सेंटीग्रेड। फिर अगर मैं कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मालूम करना चाहूँ तो चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। जैसे फिर मैं अगेन इसी फॉर्मूले में लिख सकता हूँ जिसमें मैंने टेम्परेचर को इसको लिखा है, रेजिस्टेंस को लिखा है, इसको आप कंसीडर नहीं कीजिए। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर। आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जैसा ही एक सिमिलर टॉपिक हम अपने लास्ट वन शॉट के अंदर डिस्कस करके आए हैं जिसमें था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में यूँ कह लें कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमारे पास सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस थी वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं सीरीज से क्या मुराद कि रेजिस्टर का एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट है, फिर इस दूसरे रेजिस्टर का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टर के पहले वाले एंड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मान लें हमने लिया ये एक रेजिस्टर, ठीक है, हमने एक रेजिस्टर लिया, अब इसका ये एक एंड ये दूसरा एंड, यूँ कह लें कि ये एक एंड ये दूसरा एंड, इसका जो दूसरा एंड है इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे दूसरे रेजिस्टर का पहला एंड, ऐसे करके। क्लियर। तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन अगर आप मिले तो हम इसे कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिर अगर हमसे कहा जाए, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर हमसे कहा जाता है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है जिसमें क्या हो रहा है कि करंट के फ्लो का जो पाथ है वो एक ही पाथ है, तो आप डायरेक्ट जाकर सीरीज कॉम्बिनेशन पर टिक कर दीजिएगा क्योंकि करंट यहाँ पर एक ही पाथ के अंदर फ्लो करेगा। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो I है वो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे। तो इसकी वजह से जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या मिलेंगे, वो इंक्रीज्ड मिलेंगे। यानी कि अगर नेट इक्विवेलेंस मुझे मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा कि R1 को ऐड करूँगा R2 के साथ, R2 को ऐड करूँगा
3 के साथ। ठीक हो गई बात। अब देखें ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या हो रहा था, क्या डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फिर फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, अगर एन इक्वल रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि एन को मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ। मान लीजिए ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, टोटल कितने 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे 6। इसी फॉर्मूले के थ्रू करें तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 6। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है और ये हमारे पास जनरल जो फार्मूला है वही है। फिर हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़ायद पाथ मिले। जैसे यहाँ पर देखें कि करंट को I1, I2 और I3, इसमें क्या होता है कि एक ही एंड, तीनों रेजिस्टर का एक ही एंड एक साथ कनेक्ट होता है, दूसरा एंड दूसरे एक साथ कनेक्ट होता है। जैसे देखें कि R1 का ये जो फर्स्ट एंड है ये दूसरे के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट है और तीसरे के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट है। और फिर इसी तरीके से दूसरा एंड जो है R1 का दूसरा एंड, R2 का दूसरा एंड, R3 का तीसरा एंड, मतलब तो क्या दूसरा एंड, तीनों एक साथ कनेक्टेड है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पर होना शुरू हो जाएगा, I1, I2 और I3। इसकी वजह से जो V होगा वो V कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा 1/R3। अब देखें कैपेसिटर में क्या हो रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इंक्रीज, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे के उलट ही है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। याद रखिएगा कि फाइनल आंसर से पहले हम एक स्टेप करेंगे कि इनको उलट कर देंगे, जैसे मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में समझाया। अब देखेंगे ये 2 रेजिस्टेंस हैं डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, एडिंग डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिंग कर देंगे। और इसी तरीके से जो n इक्वल रेजिस्टेंस हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा R/n। ये शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, आपने याद कर लिया। इसके बाद फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF भी करके लिखते हैं और E करके भी लिखते हैं। देखें आपके पास मान लें कि इस वक्त बैटरी है, आपके हाथ में पड़ी हुई है, आप सेल को भी बैटरी कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास एक सेल है और सेल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 5 वोल्ट्स की बैटरी है या सेल है। तो ये जो 5 वोल्ट्स उस बैटरी के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है। ठीक है ना। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन इट इज़ नॉट सप्लाइंग करंट। हाँ देखें कि आपने सेल को अपने हाथ में लिया हुआ है, क्या उसमें से करंट फ्लो हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। और फिर आपको पता चल रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है या वोल्ट मीटर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि मान लेते हैं कि 5 वोल्ट्स वो हैं। ठीक है, आप यूँ समझ लेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये 5 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर। अब आपने क्या किया कि उसे कनेक्ट कर दिया सर्किट के साथ, और अब आप सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लें कि आपने उस सेल को किसी LED के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब आप LED के टर्मिनल्स को टच कर रहे हैं वोल्ट मीटर के साथ, तो आपको पता चल रहा है कि वहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 वोल्ट्स नहीं हो रहा बल्कि 4.7 वोल्ट्स फ्लो कर रहा है। मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि अब टर्मिनल ऑफ द LEDs पर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 4.7 वोल्ट्स आ रहे हैं, जबकि बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 5 वोल्ट्स की बैटरी है। ठीक, तो अब ये जो टर्मिनल्स के बीच में हमें LED के टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेजेस मिल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, हम उन्हें कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और अ सेल व्हेन इट इज सप्लाई करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर। आपने एक बैटरी ली, आपने उस बैटरी को अभी सर्किट में कनेक्ट
नहीं किया। इस वक्त ये बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की है। अब मान लेते हैं कि आपने इसे किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप जो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, या जो आपको पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अब आ रहा है वो 5 वोल्ट का नहीं बल्कि 4.7 वोल्ट्स का आ रहा है। आप उन वोल्टेजेस को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वोल्टेजेस हैं, जिन्हें आप V के साथ रिप्रेजेंट करें। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टर लगने से होता है। एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जब कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है, तो 100% नहीं हो रही होती। सम ऑफ द अमाउंट उसका रिलीज भी हो रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। इसलिए जो वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी और सेल। अगर हम सेल ले रहे हैं, सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यहाँ पर जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हम कहेंगे कि ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये मैंने तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर कर दी हैं। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं फॉर क्लोज्ड सर्किट। अब अगर हमारे पास सर्किट क्लोज्ड है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ईएमएफ ऑफ बैटरी है वो क्या हो जाएगी, देखेंगे ईएमएफ हमारे पास बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के प्लस जो करंट फ्लो करेगा उसके मल्टीप्लाई कर देंगे उसे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, और फिर हम उसको ऐड कर देंगे जो टर्मिनल वोल्टेजेस होंगे, तो हमें ईएमएफ ऑफ द बैटरी मिल जाएगा। और इस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि जो ईएमएफ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होगा। आप देखें, अभी हमने क्या किया कि जब सर्किट में हम सर्किट के बगैर हमारे पास जब बैटरी थी तो 5 वोल्ट की थी, सर्किट से कनेक्ट किया तो वो 4.7 वोल्ट्स की हो, जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ई जो है वो ग्रेटर होगा वी के, वी से। अब आ जाता है करंट सप्लाइड बाय द सेल इज। अब जो करंट सप्लाई करेगा सेल वो हमने लिखना है। आप देखें, वी हमारे पास बराबर हो जाएगा आई आर के, क्लियर। और अब मैं आई आर प्लस आई मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस में से आई को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो आर प्लस आर है ये यहाँ पर करंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊँ तो क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो करंट की एक्सप्रेशन हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, आई इज इक्वल टू ई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, अब क्या होगा कि जब V ग्रेटर देन ई क्या, इट हैपन्स व्हेन द सेल बीइंग चार्ज्ड। अब जब हम सेल को चार्ज पे लगाएंगे, चार्जिंग सेल्स भी तो आते हैं हमारे पास, सेल चार्ज तब होगा जब टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाएंगे ईएमएफ के। अब जस्ट आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशंस को चेंज करना है, ई की जगह पर वी रख देना है, वी की जगह पर ई रख देना, क्लियर। और ये तब करना है जब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेजेस ग्रेटर देन हो ईएमएफ के। और अब अगर आर बराबर हो जाता है आर के, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो पावर डिलीवर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन 4। अब देखें, ये फार्मूला समझने के लिए आप पहले इसको समझें कि जब पावर डेसिपेट होता है, पावर डेसिपेट क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट ही टॉपिक है हमारे पास उसमें आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये समझें कि जो पावर होता है हमारे पास वो बराबर होता है P इज इक्वल टू वी आई के, ठीक है। अब जो V है वो हमारे पास किसके बराबर,
वो हमारे पास बराबर हो जाती है आई अपॉन आर के, और फिर मल्टीप्लाई बाय आई। आई से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है, अब अपॉन में आर आ जाएगा। अब इसके थ्रू हमने ये एक्सप्रेशंस लेकर आने, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। आप ये समझेंगे हमारे पास इस वक्त है P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, सॉरी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, सॉरी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। आई स्क्वायर किसके बराबर, आई बराबर है ई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया। ठीक हो गई बात? अब क्या होगा, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर एक्सटर्नल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी स्मॉल आर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ई को क्या कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर। ई के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो आर के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और आर के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। इट बिकम्स 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। एक आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ई स्क्वायर अपॉन में 4r। यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो पावर जो मैक्सिमम होगा तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर आ जाएं, तो जो पावर डिलीवर होगा वो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। क्लियर? अब हम आ जाते हैं पावर डेसिपेशन पर। अब आपको ये जो रही सही बातें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखें हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। अब वो एनर्जी लॉस करने से क्या मुराद, कि वो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द टाइम ऑफ कॉलिजन अपनी एनर्जी को लॉस करते रहते हैं। अब वो जो लॉस होते वक्त एनर्जी में जो टाइम लगता है, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पावर डेसिपेशन के बराबर हो जाएगा। एज लाइक हमारे पास अगर हम आयरन है, इस्त्री है, उसको हम प्लग इन करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद वो हीटअप होना शुरू होती है। एट द टाइम, एट द इंस्टेंट वो हीटअप नहीं हो जाती, ठीक है। तो जितना हमारे पास एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहेगी दूसरे फॉर्म्स में, तो हम कहेंगे कि डेसिपेट होती रहेगी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा, वो हमारे पास पावर डेसिपेशन होगा। क्लियर? अब अगेन आई रिपीट, जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो इट मीन्स के एनर्जी डेसिपेट होना शुरू हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में डेसिपेट हो रही है। तो अब ये जो एनर्जी डेसिपेट जितने टाइम में होगी, हम कहेंगे कि ये इसका पावर डेसिपेशन। क्लियर? यानी कि एनर्जी को जो डेसिपेट होने में टाइम लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है, एक्चुअल में वो किससे डिफाइन कर रही है, एक्चुअल में वो पावर डेसिपेशन को डिफाइन कर रही है। अब देखेंगे P इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन पावर डेसिपेशन का, जो कि हमारे पास है E अपॉन टी, या आप इसे इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं। अब जो द प्रोडक्ट ऑफ PD एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा ना हमारे पास, हमारे पास यूँ कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का, इससे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय E। अब अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना, V इज इक्वल टू IR। तो अब मैं अगर V की जगह पर I रखता हूँ तो ये आ जाता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन में R।
देखें आ गया ना हमारे पास, कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं उससे आप थोड़ी देर के लिए यूँ समझेंगे, यहाँ पर हमने जो किया वो था P इज इक्वल टू वी आई, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा। इससे आप थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप इससे कंसिडर मत कीजिएगा। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया यहाँ पर, ठीक हो गई बात। फिर इज इक्वल टू हमारे पास हो रहा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो रहा है? P इज इक्वल टू वी आई, अब V बराबर है आई आर के, तो यहाँ पर हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये जो I है ये बराबर है V अपॉन आर के, तो फिर क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। ये एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास पावर डेसिपेशन के। ऐसा यूनिट इसका क्या है? पावर का यूनिट है वॉट, मैंने कहा जूल अपॉन सेकेंड। एनर्जी का यूनिट जूल और अपॉन में सेकेंड आ जाएगा, जूल अपॉन सेकेंड आ गया। अदर यूनिट्स जो है वो इसके हैं किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट। अगर आप देखेंगे P बराबर है E अपॉन टी के, तो E किसके बराबर हो जाएगा? P मल्टीप्लाई बाय टी के, ठीक है। और अब P किसके बराबर है? VI के, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाय टी, जिसे हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो E है ये किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू H, यानी कि H इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखेंगे V में फिर मैं दोबारा से IR कर देता हूँ, तो इट बिकम्स आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी। और फिर अगर आई स्क्वायर में लिख लेता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर के, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर आर है तो आर आर से भी कैंसिल आउट होकर वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो ये आपने डेफिनेशन कर लेने फार्मूलाज। अब हमारे पास देखें, अगर हमसे कोई पूछ देता है द किलोवाट आर इज द एनर्जी इज द यूनिट ऑफ वाट, तो आप देखें किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर है? वो है एनर्जी के बराबर। तो ये याद रखिएगा। तो किलोवाट आर कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, लेकिन हाँ अगर हमसे कहा जाता है कि किलोवाट किसका यूनिट है, तो हम पावर कहेंगे। इफ 1 kilowatt power is maintained for 1 hour, if 1 kilowatt power is maintained for 1 hour, then amount of energy dissipated will be 1 kilowatt hour, क्लियर। जब 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे तक मेंटेन किया जाए तो जो एनर्जी डेसिपेट होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। और ये जो 1 किलोवाट आवर है ये हमारे पास बराबर होता है 3, ये हमारे पास बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल्स के, या 36 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई बात जो अब तक आपको समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी सजेशन या कुछ भी अगर आप मुझे कहना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।